सो हेलो एवरीवन, मैं हूं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान उदित क्लासेस। दोस्तों, आज के इस नए लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 12 बायोलॉजी का पहला चैप्टर, उसका लेक्चर नंबर 2। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लघु बीजाणुधानी के बारे में। आज हम लघु बीजाणुधानी पढ़ेंगे, उससे संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं जो हैं वो समझेंगे। लघु बीजाणु जनन क्या होता है ये भी जानेंगे। तो आपने जहाँ तक है इस थंबनेल में देखा होगा कि आज हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आइए अब ज्यादा बकवास ना करके स्टार्ट करते हैं अपने इस प्यारे से लेक्चर को। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो हेडिंग पड़ी हुई है आपके सामने, यह है लघु बीजाणुधानी। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो पराग कोष होता है, पराग कोष, उसके बारे में बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट हमने आपको पॉइंट्स बताए थे। जैसे कि पराग कोष बाइलोब्ड होता है, यानी द्विपालित होता है, और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। तो जो पराग कोष है उसका ही नया नाम है, गुरु नहीं है, लघु बीजाणुधानी ना। तो पराग कोष को हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं। ध्यान समझिए, अगर हम इसका डायग्राम बनाने के पे आए तो हम इसका डायग्राम बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए, तो आपके सामने हम एक डायग्राम बना रहे हैं और आप जहां तक है इस डायग्राम को समझ भी पा रहे होंगे कि ये मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, ये क्या है? यही है आपका पराग कोष। अच्छा, पराग कोष हमने आपको पिछली वीडियो में कुछ इस तरीके से बना करके दिखाया था। नहीं दिखाया था, आप खुद बता सकते हैं। ऐसे बना के दिखाया था। तो अब हम इसको यहां से ऐसे कट कर देंगे। तो ऐसे जब हम इसको कट करते हैं तो हमको ये वाला स्ट्रक्चर दिखता है। तो इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारी गोल गोल बनी हुई है, गोल गोल, क्या गोल गोल, हाँ, तो इन्हीं को हम बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी जो आपको हेडिंग में दिख रहा है ना, तो यही है हमारा लघु बीजाणुधानी। ये हमारा है पूरा का पूरा परागकोष। इस परागकोष के अंदर 4, ये जो हमने बताया था ना, ये क्या बताया था, इसको हमने थीका नाम दिया था पिछले वीडियो में, थीका नाम दिया था। तो इन थीका के अंदर ही ये आपका होता है लघु बीजाणुधानी। अब इन लघु बीजाणुधानी के अंदर ही फॉर्मेशन होता है परागकणों का। तो वो कैसे होता है, सबसे पहले अब हम समझते हैं कि लघु बीजाणुधानी का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम इसको भी अलग है यहाँ पर, मतलब अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आकर देखें तो हमें कैसे दिखेगा, आइए अब उसको भी देख लेते हैं। देखिए, जब हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। ये स्ट्रक्चर हमने आपको कल भी बना के दिखाया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसे देखिए, फिर इस लेक्चर पे आइए, क्योंकि ये जो भी लेक्चर्स आएंगे आगे वो आपको रिलेटेड होंगे पिछले लेक्चर से, लास्ट लेक्चर से। तो अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। आपको बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हैं, और यहाँ पे जगह कम होने की वजह से हम इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक, आप ऐसे ही एरो बना करके अब इस स्ट्रक्चर को बनाइएगा। अभी हम इसको इरेज करके दोबारा से इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं। और आप स्ट्रक्चर्स अच्छे से बनाइए, डायग्राम अच्छे से बनाएंगे तभी मजा आएगा। तो देखिए, डायग्राम अच्छे से का मतलब ये है कि आप उतना अच्छा बना दीजिए कि जो आप अपनी बात कहना चाह रहे हैं वो बात आपको तो समझ में आए, जिससे कहना चाह रहे हैं यानी एग्जामिनर से वो भी समझ पाए। ऐसा नहीं कि आप ऐसा डायग्राम बना के आ जाएं और वो एग्जामिनर देखता रहे कि ये डायग्राम किस चीज का है, वो खुद ना समझ पाए और आप समझ के आए हैं कि हाँ मैंने सही किया है, पर वो एग्जामिनर नहीं समझ पा रहा है कि इस बच्चे ने क्या किया है। तो आपको अच्छा सा बेहतरीन सा डायग्राम बनाना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अब देखिए, ये हमने बना दी। अब इसके अंदर हम एक लेयर बनाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ये डायग्राम 2026 में आया था, इसलिए इस डायग्राम को ध्यान से समझ लीजिए। कुछ इस तरीके से आप ऐसे बना देंगे।
अब ये जो एक लेयर बनी हुई है, इस लेयर को आप 3 बार ऐसे लेयर कर देंगे, मतलब 3 बार। पहली लेयर ये हो गई, दूसरी अब बना ही रहे हैं, और एक लेयर और भी बनाएंगे कुछ इसी तरीके से। ये देखिए, एक लेयर ये हो गई, 2 लेयर हमने बना दी। अब एक और बनाएंगे कुछ इसी तरीके से। अब इन लेयर्स के कुछ नाम भी होते हैं, इन परतों के कुछ नाम भी होते हैं। उन नाम को भी आप अगर अपनी बुक में देखे होंगे तो शायद जानते हो, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, हम बताने के लिए हैं ही। तो आप ऐसा ही बढ़िया सा डायग्राम बना लीजिए, बना लेंगे, बहुत अच्छी बात। कुछ इस तरीके से जब आप डायग्राम बना लेंगे और बीच में कुछ आपको ऐसे इस तरीके से ये कोशिका बना देनी है, या बोले तो इसको ऐसे भर देना है कुछ इस तरीके से। ध्यान से समझते चलिएगा क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक। अब हम इसका नामकरण करना देखते हैं। लघु बीजाणुधानी में ये इसकी संरचना है। क्या है? संरचना, मतलब इसका डायग्राम है। लेवल डायग्राम आता है, ध्यान रखिएगा, 2026 में आ चुका है, इसलिए बता रहे हैं। अब इसकी जो बाह्य परत है, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। इंग्लिश में ध्यान सुनिएगा, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस बोलते हैं इन इंग्लिश में, और इसको हिंदी में बोलते हैं बाह्य त्वचा, क्योंकि बाहरी लेयर है तो इसको हम बाह्य त्वचा हिंदी में बोल देंगे। बाह्य त्वचा कुछ इस प्रकार से। बीच वाली लेयर को हम बोलते हैं एंडोथीसियम, इंग्लिश में एंडोथीसियम, एम बना देंगे ऐसे, ठीक। ये एंडोथीसियम होगा। अगर हम इसका हिंदी में नाम लिखना चाहें, अच्छा एक बार रुकिए, वेट, हम ये नाम इधर ना लिख करके इस साइड लिखते हैं, लेफ्ट साइड, ताकि आपको विजिबल रहे अच्छे से, ठीक है। तो बाहरी ये है बाह्य त्वचा। क्या है ये? बाह्य त्वचा। इसको हमने इंग्लिश में कहा है एपिडर्मिस। क्या कहा है? एपिडर्मिस। और एक बात समझ लीजिए, जब आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो जहां पर भी आपको एपी शब्द आ जाए, ये एपी, EPI, उसका मतलब ही होता है बाहरी, आउटर लेयर, ठीक। तो बाह्य त्वचा हो गई एपिडर्मिस। मध्य वाली ये जो बीच वाली लेयर है, इसको हम नाम दे देते हैं, क्या भी नाम दिया था, एंडोथीसियम, यानी अंतस्थीसियम, अंतस्थीसियम इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक। और अगर हम इंग्लिश में बोले तो एंडोथीसियम। व्हाट इज एंडोथीसियम? और एक बात ध्यान रखिएगा, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही टर्म पता होने चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है कि हिंदी टर्म को हटा करके इंग्लिश के टर्म को हिंदी में लिख दिया जाता है। समझिएगा, जैसे एंडोथीसियम लिखा है तो इसको ऐसे लिख दिया जाएगा, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सी लेयर होती है इसकी, लघु बीजाणुधानी की, ठीक है, क्लियर। अब हमने ये बना दिया। लास्ट लेयर जो बची है ये वाली, ये तीसरी लेयर, इसका नाम होता है मिडिल लेयर, मध्य परत। इसको हम हिंदी में बोलते हैं मध्य परत। विजुअल है ना? हाँ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिडल लेयर। क्या बोलते हैं? मिडल लेयर। और ये जो तीनों हैं, ये जो तीनों लेयर हैं, इन तीनों का जो अगर हम फंक्शन पूछे, कार्य पूछें, तो इन तीनों का कार्य होता है इस परागकोश के अंदर ये जो लघु बीजाणुधानी है, इसकी सुरक्षा करना, इसको प्रोटेक्ट करने का काम इन तीन लेयर का होता है। और नेक्स्ट बात, अब ये जो 2 लेयर से लेयर है ना, 2 परत है ना इसमें, तो बाहरी परत को, मतलब चौथी परत हो जाएगी ना, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली बाह्य त्वचा, बीच वाली अंतस्थीसियम, ये हो जाएगी मिडल लेयर यानी मध्य परत, और चौथी जो हो जाएगी इसका नाम है टेपेटम। सबसे इंपॉर्टेंट परत है, इसको हिंदी में भी टेपेटम कहते हैं, इंग्लिश में भी टेपेटम कहते हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, हर साल आता है इससे क्वेश्चन। टेपेटम क्या होता है? अच्छा, टेपेटम का इसमें काम क्या होता है? टेपेटम का कार्य होता है पराग कणों को पोषण प्रदान करना, पोषण देना। अच्छा, किनको पोषण देगा? अंदर कौन बन रहे हैं? परागकण बन रहे हैं, तो किनको देगा पोषण? परागकणों को देगा, ठीक। पोषण देने का काम करता है ये टेपेटम लेयर। और टेपेटम लेयर क्या होती है? ये क्या होती है? बहुकेंद्रीय होती है, ध्यान रखिएगा,
विजुअल है नहीं है, बहु, अच्छा नहीं होगा विजुअल तो हम यहाँ पर ही लिख देते हैं, ये बहुकेंद्रकीय होती है, बहुकेंद्रकीय, बहुकेंद्रकीय हमारी ये वाली लेयर होती है। इट्स ओके, क्लियर है ना बहुत अच्छे से। ये टेपेटम के बारे में बात कर रहे हैं हम। टेपेटम बहुत इंपॉर्टेंट है, पोषण देने का काम होता है, यानी प्रोवाइड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम होता है। किसको प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन? तो इसके अंदर जो परागकण बनेंगे, परागकणों को दूसरे भाषा में हम लघु बीजाणु कहते हैं। लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु बनते हैं, लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु बनते हैं, यानी परागकोश के अंदर, परागकोश के अंदर, परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं। क्लियर? ओके। ये जो बीच में हमने बना रखा है ये संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी ऊतक, यानी कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट इज दैट? इज कनेक्टिव ऊतक। आप कह रहे हैं कहीं हिंदी कहीं इंग्लिश, दोनों कोई बात नहीं। संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। अब इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनाना है, अच्छे से नामकरण करना है, नीचे लिख देना है लघु बीजाणु धानी की संरचना। क्लियर है? बहुत अच्छे से। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं क्या होता है लघु बीजाणु जनन। तो देखिए, लघु बीजाणु जनन से पहले हम इस डायग्राम को भी क्लियर कर लेते हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते लेकिन समझना जरूरी है। ये डायग्राम कहाँ से आया है? जब भी हमने आपको ये वाला डायग्राम बनाया था, अरे यार ये डायग्राम बताया नहीं था ये वाला, इसके अंदर ये सब बना के। तो हम अगर हम इसको काट के देखना चाहें माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, इसकी जो परतें हमने बनाई थी, ये वाली, ये तीनों चारों परतें, ये वाली परतें, तो अब हम इसका ये हिस्सा देखने वाले हैं। ये मतलब इसका भी अंदर का और ये वाला हिस्सा। आप समझ सकते हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसकी 3 लेयर ये और इसकी चौथी लेयर ये। तो हम इनको अब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसका क्या नाम है। आपको याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ तो दोबारा से देख लीजिए। बाहरी लेयर को हमने एपिडर्मिस नाम दिया था। इंग्लिश वाले टर्म हम यहाँ पे लिख रहे हैं, हिंदी में बोले दे रहे हैं। एपिडर्मिस को हम बाह्य त्वचा बोलते हैं। और ये वाली लेयर हमने बताई थी कि एंडोथीसियम होती है। एंडोथीसियम हिंदी में बोलते हैं अंतस्थीसियम, अंतस्थीसियम। ये वाली लेयर हमने बताया था मध्य परत होती है, यानी मिडल लेयर, मिडल लेयर। बहुत अच्छी बात है। और ये जो परत हमने बनाई, ये जो परत हमने बनाई, ये वाली ध्यान से देखिएगा, ये वाली, इसको हमने नाम दिया है टेपेटम। हमने बताया हिंदी में भी टेपेटम और इंग्लिश में भी टेपेटम नाम होता है इस परत का। और ये जो अंदर परत, ये जो अंदर कोशिकाएं दिख रही हैं, इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका, यानी माइक्रोस्पोरेंजिया, नहीं माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसको हिंदी में पहले लिख देते हैं फिर इंग्लिश में बताते हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। इसी को हम हिंदी में लघु बीजाणु मात्र क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है, ध्यान रखिएगा। एपिडर्मिस जो होती है सिंगल लेयर होती है। इनके बारे में आप ऐसे लिख सकते हैं पॉइंट्स। एंडोथीसियम भी सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर। जो मिडल लेयर होती है ये 1 2 मतलब 1 से 2 लेयर होती है। देखिए ध्यान से देखिएगा, एक लेयर ये बना रखी है, एक लेयर ये बना रखी है। टेपेटम का महत्वपूर्ण काम हमने बता ही दिया कि टेपेटम का महत्वपूर्ण काम क्या है? पोषण देना, पोषण देना। पोषण देने के साथ साथ ये बहुकेंद्रकीय होती है, बहुकेंद्रकीय होती है। इसमें अधिक कोशिका द्रव्य आता है, क्योंकि बहुत सारे जब केंद्रक हैं तो उसमें कोशिका द्रव्य भी बहुत सारा आएगा। और ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका का काम होता है लघु बीजाणुओं का फॉर्मेशन करना, लघु बीजाणुओं का फॉर्मेशन करना। मात्र है यानी माता है, तो वो अपने अब किसी ना किसी चीज का तो माता होगी ना, तो वो किसकी है? तो लघु बीजाणु की। लघु बीजाणु मीन्स परागकण। समझ आ रहा है ना बात को? बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं कि ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु कैसे बनते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं लघु बीजाणु जनन क्या होता है। तो देखिए लघु बीजाणु जनन क्या होता है। यहाँ पे हमने कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप इससे भी लिख सकते हैं। ये एक तरीके से बोले तो फ्लो चार्ट भी हो सकता है।
अब हम इससे ही डायग्राम, मतलब इससे ही हम अपनी डेफिनेशन बनाएंगे लघु बीजाणु जनन की। 1 सेकेंड। लघु बीजाणु जनन, देखिए लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु का बनना लघु बीजाणु जनन कहलाता है। अब इंग्लिश में देखिए, लघु बीजाणु जनन को हम इंग्लिश में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक, लघु बीजाणु जनन को हम इंग्लिश में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ओके, लघु बीजाणु मात्र कोशिका को इंग्लिश में माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी शॉर्ट में MMC बोल सकते हैं। अर्धसूत्री विभाजन को हम इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मियोसिस। माइटोसिस होता है समसूत्री विभाजन, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये मियोसिस। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस प्रक्रिया द्वारा यानी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु यानी परागकणों का बनना लघु बीजाणु जनन कहलाता है। ध्यान से, अच्छे से, प्रेम से, आदर से, अच्छे से समझिए, ऐसे ही नोट कर लीजिएगा। इसकी अगर आपको डेफिनेशन की जरूरत है तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु का बनना लघु बीजाणु जनन कहलाता है। आइए अब देखते हैं लघु बीजाणु जनन होता कैसे। तो देखिए, लघु बीजाणु जनन होने के लिए सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर आपने ये वाला पढ़ा है। अब बहुत गौर से यहाँ से अच्छे से देखिएगा लेक्चर को। ठीक, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, अब देखिए ऐसा है, अपने स्ट्रक्चर हमने आपको बताया है, इसमें हर जगह कोशिकाएं होती हैं, हर जगह कोशिकाएं हम बना भी दे रहे हैं। चारों तरफ कोशिकाएं भरी हुई है, चारों पूरा फील्ड है कोशिकाओं से। ठीक है, ये चारों तरफ इसमें कोशिकाएं भरी हुई हैं। हम कोशिकाओं को कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, आप समझ जाइएगा कि इसमें कोशिकाएं हैं। अब क्या होता है, अब इसमें एक कोशिका ऐसी होती है जो एपिडर्मिस के साइड में होती है, एपिडर्मिस के परिधि से जुड़ी हुई होती है। अब उसमें क्या होता है, उस कोशिका का हम नाम रखते हैं हाइपोडर्मल सेल। हाइपो का नाम है कि एपिडर्मिस से जस्ट नीचे, हाइपो का मतलब होता है कि बाहरी लेयर से हल्का जस्ट नीचे, उससे जस्ट नीचे। तो जैसे ही आप इसका नाम देखेंगे तो हाइपोडर्मल सेल हम इसका नाम दे देते हैं, दैट इज हाइपोडर्मल सेल। हाइपोडर्मल सेल, तो हाइपोडर्मल सेल इस तरीके से हो गया। अब क्या होता है, इसी हाइपोडर्मल सेल में आर्की स्पोरियल सेल बनती है। इसी हाइपोडर्मल सेल से आर्की स्पोरियल सेल बनती है। कैसे बनती है, तो ये जो हाइपोडर्मल सेल है इसका आकार बढ़ जाता है। आकार जब इसका हम बढ़ा देते हैं, इसका जब साइज बढ़ जाता है, क्या ऐसे नहीं दिखाते हैं, इस सेल का जब साइज इंक्रीज हो जाता है, यानी सेल का जो साइज है वो बढ़ जाता है। साइज मतलब आकार, जब सेल का आकार बढ़ जाता है तब क्या होता है, इस सेल का हम नाम रख देते हैं आर्की स्पोरियल सेल। आर्की स्पोरियल सेल। अब देखिए, आप कह रहे होंगे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों, हिंदी के नाम बताइए। आप हिंदी में भी इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदी में भी इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक, जनरली आप इंग्लिश के ही वर्ड हिंदी में लिख सकते हैं, नो दिक्कत। आप ऐसे याद कीजिए, आसान होगा। आर्की स्पोरियल सेल। अब आर्की स्पोरियल सेल जब हमारी बड़ी हो जाती है, आर्की स्पोरियल सेल का हम यहाँ पे बना देते हैं। ये देखिए बन गया आर्की स्पोरियल सेल। इसका साइज इतना है और इसका साइज इतना हो गया। अब इसमें होता है पेरिक्लिनर डिवीजन। अब आप समझ रहे होंगे या सोच रहे होंगे, भैया या जो भी आप मुझे बुलाते हैं, हमने डिवीजन तो दो ही टाइप के पढ़े हैं, दो टाइप के पढ़े हैं ना, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। अब यहाँ पे गुण नहीं होते हैं, परिणत विभाजन, इसको हिंदी में बोलते हैं परिणत विभाजन, इंग्लिश में बोलते हैं पेरिक्लिनर डिवीजन। पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। अब यहाँ पर पेरिक्लिनल डिवीजन हो जाता है तो दो टाइप की कोशिकाएं बनती हैं। कौन कौन सी कोशिकाएं बनती हैं? दो टाइप की कोशिकाएं बनती हैं। तो अब हम यहाँ से दो कोशिकाएं बना देते हैं। एक कोशिका हमारे पास ये बनी और एक कोशिका हमारे पास ये बनी। ध्यान समझिएगा, दोनों कोशिकाएं कौन कौन सी बनेंगी। ये होगी प्राथमिक जनन कोशिका और ये होगी प्राथमिक भित्ति कोशिका। ठीक, कोई सी भी, या तो ये दो टाइप की कोशिकाएं बनती है, एक प्राथमिक जनन कोशिका, एक प्राथमिक भित्ति कोशिका। भित्ति कोशिका नाम लिख देते हैं पहले। देखिए, प्राथमिक
जनन कोशिका, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राथमिक जनन कोशिका और प्राथमिक भित्तीय कोशिका। भित्तीय कोशिका ये जो है इसका काम होता है भित्ती का मतलब समझते हैं परत। तो इसका काम होता है परतों का निर्माण करना, यानी भित्ति का निर्माण करना। एक तरीके से लिख सकते हैं इसका वर्क परत का निर्माण। अब कौन कौन सी परत बनेगा, ये वाली जो कोशिका है इसके चारों तरफ अभी हमने तीन लेयर पड़ी थी ना, वही तीन परत इस कोशिका द्वारा बनाई जाती है। तो यहाँ पर हम उन चारों परतों के नाम लिख सकते हैं कि एपिडर्मिस बनाएगा, एंडोथीसियम बनाएगा, मिडिल लेयर बनाएगा, टैपेटम बनाएगा। तो इन चारों लेयर के नाम हम यहाँ पे लिख करके इसका काम खत्म कर सकते हैं कि प्राथमिक भित्तीय कोशिका हमारा ये बना देगी। अच्छा, इंग्लिश में प्राथमिक भित्तीय कोशिका को हम कहते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल। क्या बोलते हैं? प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल। और इसको बोलते हैं प्राइमरी जनरेटिव सेल, प्राइमरी जनरेटिव सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल। अब प्राइमरी जनरेटिव सेल के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, प्राइमरी जनरेटिव सेल बहुत ही अच्छा, यही कोशिका जब ये प्राथमिक जनन कोशिका है, इसमें प्राथमिक जनन कोशिका में क्या होता है? विभेदीकरण होता है, डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब ये थोड़े दिन रहती है, शांत रहती है, तो इसमें जब इसका विभेदन होता है। अब डिफरेंशिएशन को हम कैसे बताते हैं? जैसे मान लीजिए एक परिपक्वन मान लीजिए, तो इसका जब परिपक्वन होता है तो ये वाली कोशिका प्राथमिक जनन कोशिका ही लघु बीजाणु मात्र कोशिका में बदल जाती है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझते चलिए पूरा। इसको आप यहाँ पे बना दीजिए ऐसे एरो बना करके यहाँ पर लिख सकते हैं कि विभेदीकरण होने के पश्चात ये बन जाती है MMC यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब यहाँ पे जगह कम है, आप लिखते चलिए मेरे साथ साथ। प्राथमिक जनन कोशिका यानी प्राइमरी जनरेटिव सेल से जब उसमें विभेदीकरण होता है, डिफरेंशिएशन होता है, तो बन जाती है माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब लघु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन, जैसा कि अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। तो अब इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। अब इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो चार प्रकार के हमारे पास क्या बन जाते हैं? ये चार प्रकार के, एक अर्धसूत्री विभाजन से चार कोशिकाएं बनती हैं, ये चार हमारे पास लघु बीजाणु आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? लघु बीजाणु यानी चार परागकण आ जाएंगे। अच्छा, आपको यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, आशा करते हैं। अब एक बार फिर से समझिए। देखिए, लघु बीजाणु जनन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा फिर से। तो एक बार फिर से समझते हैं लघु बीजाणु जनन क्या होता है। लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरेजेनेसिस। सबसे पहले हमको ये स्ट्रक्चर हमने बताया है कि इसको हम बोलते हैं लघु बीजाणु धानी। तो लघु बीजाणु धानी के अंदर ही हमारा बनता है लघु बीजाणु। अब देखिए, इसकी एपिडर्मिस के साइड वाली एपिडर्मिस के साइड वाली यानी उससे जुड़ी हुई, अब एपिडर्मिस ये है, इसके नीचे वाली जो परत, एपिडर्मिस के नीचे वाली जो सेल है, कोशिका है, उस सेल को हम नाम दे देते हैं हाइपोडर्मल सेल। अब हाइपोडर्मल सेल का आकार जब बड़ा हो जाता है तो इस सेल का नाम हो जाता है आर्कीस्पोरियल सेल। आर्कीस्पोरियल सेल में जब परिणत विभाजन होता है, पेरिक्लिनियल डिवीजन होता है, तो दो टाइप की कोशिकाएं बनती हैं। जो पहली कोशिका बनेगी वो प्राथमिक भित्तीय कोशिका यानी प्राइमरी पैराइटल सेल बनेगी, और दूसरी जो कोशिका होगी वो प्राथमिक जनन कोशिका बनेगी यानी प्राइमरी जनरेटिव सेल बनेगी। अब प्राथमिक भित्तीय कोशिका का काम होता है परत का निर्माण करना। इसके चारों तरफ अभी हमने बताया था कि तीन तरीके की परत होती है, और इस
कोशिका के अंदर जो लघु बीजाणु धानी होती है उसमें चौथी परत टेपेटम होती है जो परागकणों को पोषण देती है। अब परत का निर्माण करेगी कौन कौन सी परत है, तो एपिडर्मिस हो गई, एंडोथीसियम हो गई, मिडिल लेयर हो गई, टेपेटम हो गई। अब इसके बाद इसका काम हो जाता है खत्म यहीं पर। नेक्स्ट आता है काम प्राथमिक जनन कोशिका का। प्राथमिक जनन कोशिका को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी जनरेटिव सेल। अब इसमें विभेदीकरण होता है, डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन के पश्चात हमारे बनता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात हमारे पास 4 तरीके की कोशिकाएं बनती हैं। उन्हीं कोशिकाओं को हम लघु बीजाणु कहते हैं यानी परागकण कहते हैं। अब देखिए, अब हम समझते हैं इनमें गुणसूत्रों की संख्या कैसे कैसे डिवाइड होती है। देखिए, जब कोशिका हमारे पास अकेले होती है यानी ऐसे, हाइपोटर्मल सेल 2n होगी यानी द्विगुणित होगी। आर्कोस्पोरियल सेल ये भी द्विगुणित होगी। परिणत विभाजन के पश्चात यहाँ पर कोई अलग अलग नहीं होगा। परिणत विभाजन के पश्चात यहाँ पर भी इसका भी 2n होगा, ये भी द्विगुणित होगी। ध्यान से समझिए। अब जब यहाँ पर द्विगुणित ये है, परत का निर्माण होगा, ये एपिडर्मिस बनेगी, एंडोथीसियम बनेगी, मिडिल लेयर बनेगी और टेपेटम बनेगी। इन तीनों ये चारों भी द्विगुणित होंगी यानी 2n होंगी। और जब प्राथमिक जनन कोशिका में विभेदीकरण होगा, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी वो भी द्विगुणित होगी। और अब यहाँ पर बात आती है चेंज कैसे, कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसके पश्चात जो बनने वाली कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं द्विगुणित न होकर के अगुणित हो जाती हैं, हैप्लॉइड हो जाती हैं। डिप्लॉइड न होकर के हैप्लॉइड हो जाती हैं, यानी जितने भी हमारे लघु बीजाणु बनेंगे वो सारे हैप्लॉइड होते हैं। आपको यहाँ पर बात क्लियर हो गई होगी। अब हम समझेंगे कि एक अर्धसूत्री विभाजन से कितने लघु बीजाणु बनते हैं। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे ही आता है। देखिए, एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणु बनते हैं। एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणु बनते हैं। और यहां पर अगर हम दूसरी बात कहना चाहें तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। अच्छा, इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से यानी एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनते हैं। यहाँ पर एक मियोसिस की प्रक्रिया द्वारा 4 लघु बीजाणु बनते हैं। बात वही है, या तो ये बोलें या तो ये बोलें। अब अगर हमसे पूछा जाए, अगर हमको दे दिया जाए अर्धसूत्री विभाजन की संख्या, मान लीजिए यहाँ पर दे दिए 50 अर्धसूत्री विभाजन से कितने लघु बीजाणु बनेंगे आपको बताना होगा। तो एक से जब हमारे पास 4 बन रहे हैं तो 50 से बस 50 मल्टीप्लाई 4 कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा। आ गया। और अगर उल्टा पूछे, यानी अगर हमको लघु बीजाणुओं की संख्या दे दे, या जैसे अभी हमने आपको क्वेश्चन कराया था कि 400 लघु बीजाणु बनने के लिए हमें कितने अर्धसूत्री विभाजन चाहिए, कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी, तो हमें पता है ना कि एक लघु बीजाणु बनने के लिए आप ऐसे किया कीजिए, एक लघु बीजाणु बनने के लिए हमें कितने अर्धसूत्री विभाजन चाहिए, 1/4। तो हमको 400 लघु बीजाणु बनने के लिए कितने चाहिए होंगे, 1/4 मल्टीप्लाई 400 इज इक्वल टू 100। क्या आएंगे, 100 मियोसिस आएंगे, यानी अर्धसूत्री विभाजन आ जाएगा। मतलब एक तरीके से अब ये वाले क्वेश्चन आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यही सोच रहे होंगे, बायोलॉजी में मैथ आ गई भाई साहब, कैसे, बायो में तो मैथ होती नहीं है, यहाँ पर तो आ गई भाई साहब, इतनी मैथमेटिक्स तो आनी चाहिए। तो आइए अब हम समझ लेते हैं परागकण के बारे में। देखिए, अभी तक हमने पढ़ा कि लघु बीजाणु जनन से परागकण कैसे बनता है। लघु बीजाणु जनन से परागकण कैसे बनता है, यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका से परागकण का फॉर्मेशन होता है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। तो अब हम यहाँ पे वही लिखा है, देखिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि द्विगुणित होती है, डिप्लॉइड होती है, उससे अर्धसूत्री विभाजन द्वारा हमने बनाया था माइक्रोस्पोर। और एक अर्धसूत्री विभाजन से हमारे पास 4 माइक्रोस्पोर आए थे जो कि अगुणित अवस्था में होते हैं। आपको पता भी होगा कि जनन कोशिकाएं जो भी होती हैं, जितनी भी किसी भी जीव की जनन कोशिकाएं होती हैं वो अगुणित ही होती हैं, इसलिए यहाँ पे हमारे पास ये अगुणित आया। अब हम समझते हैं कि परागकण क्या होता है। परागकण को इंग्लिश में पॉलन ग्रेन बोलते हैं, जो आप हाई स्कूल में पढ़े हैं, बस वही है।
वही परागकण है जहाँ पे आप परागण की प्रक्रिया पढ़ते हैं कि परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना, यही परागण कहलाता है। वो हाई स्कूल की नॉलेज है। अब थोड़ा उससे हम डीप नॉलेज करेंगे, यहाँ पर डीप अध्ययन करेंगे, डीप लर्निंग करेंगे यहाँ पर। अब देखिए परागकण सामान्यतः अगर इसके आकार की बात करें, सामान्यतः अगर इसके आकार की बात करें तो ये गोल होता है। और इसका जो मतलब शेप है, शेप यहाँ पर शेप की बात हो रही है, यहाँ पर साइज की बात हो रही है। तो यहाँ पर परागकण का जो शेप होता है वो गोलाकार होता है और जो आकार होता है वो लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर के रेंज का होता है। माइक्रोमीटर है ये जो साइन है आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, दैट इज माइक्रोमीटर। अब ये वाली बात तो हमने आपको बता दी ना कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बने थे। माइक्रोस्पोर मदर सेल द्विगुणित होती है और माइक्रोस्पोर अगुणित होता है, सिंपल। अब हम बात करेंगे कि परागकण की संरचना जो गोल है वो कैसी दिखती है, उसके नाम क्या है, उसका नामकरण सीखेंगे और उसके बारे में इंपॉर्टेंट बात समझेंगे जो कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज्यादा है। तो आइए आप देखते हैं परागकण की संरचना को। तो देखिए परागकण की संरचना कैसे बनाते हैं वो हम आपको सिखाएंगे, तो मेरे साथ आप बनाते भी रहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, गोला बनाना है, छोटा या जितने भी आकार का आप बनाना चाह रहे हैं वो बना दीजिए आप गोला। अब गोले के एक सेंटर में आप केंद्र बना दीजिए। केंद्र का मतलब है कि ये हमारा इस कोशिका का केंद्रक हो गया। अब हमको कुछ इस तरीके से लाइनें करनी है। ध्यान रहे ये लाइनें बाहर रहनी चाहिए, इस गोले से नहीं टच होनी चाहिए। केवल एक ही जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पर ये गोले से टच हो। कुछ इस तरीके से आपको बना लेना है। अब क्या करना है, अब आपको नामकरण करना है। उसके पहले आप यहाँ पर इसमें कोशिका द्रव्य भी दिखा सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो हमने जब कोशिका द्रव्य दिखा दिया तो हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इतना ही है, देखिए परागकण की जो संरचना होती है वो ऐसी होती है। अब थोड़ा हम इसके बारे में डीप नॉलेज और करते हैं और समझते हैं कि कौन सी लेयर क्या होती है। तो सबसे बाहरी जो लेयर है, ये वाली कौन सी लेयर है, बाहरी परत है ना, बाहरी परत, ये है बाहरी परत। इस बाहरी परत का नाम होता है, क्या नाम होता है, बाह्य चोल। बाह्य चोल, इस बाह्य परत का नाम होता है बाह्य चोल। आउटर लेयर, इंग्लिश में बोले तो आउटर लेयर, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्साइन। इट्स ओके, क्लियर, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ये जो अंदर वाली परत आपको दिख रही है, ये अंदर वाली परत, इसका नाम होता है, ये है आंतरिक परत। पहले समझिए ध्यान से, ये है आंतरिक परत। आंतरिक जो परत है इसका नाम होता है अंतःचोल। इसका नाम होता है अंतःचोल, अंतःचोल। अच्छा, इसका नाम नहीं दिख रहा है तो हम ये आंतरिक परत हटा करके यहाँ पर लिख दे रहे हैं सीधे सीधे अंतःचोल। इसका जो नाम होता है अंतःचोल। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एक्साइन, इंटाइन। एक्साइन तो हम बोलते हैं किसको बोलते हैं एक्साइन? एक्साइन हम बोलते हैं बाह्यचोल को, और इंटाइन बोलते हैं अंतःचोल को। अब देखिए यहाँ पर ये जो भरा हुआ है लिक्विड, इस लिक्विड को हम नाम दे देते हैं कोशिका द्रव्य। क्या नाम दे देते हैं? कोशिका द्रव्य। इट्स ओके। और ये जो हमारा बना हुआ है इसको हम बोल रहे हैं केंद्रक, दैट इज केंद्रक यानी न्यूक्लियस। अब एक जगह ऐसी है जहां पर ये बाह्यचोल और अंतःचोल दोनों एक जगह मिल रहे हैं, तो इस स्थान को हम बोलते हैं जनन छिद्र। जनन छिद्र क्या होता है? वह स्थान ध्यान से समझते चलिए, लिखते चलिए मेरे साथ साथ। वह स्थान जहां बाह्य परत व आंतरिक परत मिलते हैं, जनन छिद्र कहलाता है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं लैंग्वेज।
अब मान लीजिए जनन छिद्र आ जाता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं? जर्म पोर। तो दैट इज जर्म पोर। तो जर्म पोर को जनन छिद्र हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में जर्म पोर बोलते हैं। क्या होता है ये? वह स्थान जहां बाह्य परत व आंतरिक परत मिलते हैं जनन छिद्र कहलाता है। बाह्य परत और आंतरिक परत देखिए इस स्थान पर मिल रहे, तो इस स्थान को हमने नाम दे दिया जनन छिद्र। तो ये है, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं कि ये जो बाह्यचोल है, ये बाहरी परत है, इसके बारे में थोड़ा हम और बात समझ लेते हैं। देखिए बाहरी जो परत है ये अनियमित दिख रही है। सबसे पहले तो आपको यही दिख रहा होगा कि ये अनियमित है। अनियमित का मतलब होता है कि सीधे सीधे नहीं जा रही है, मतलब अंदर वाले के कंपैरिजन में ये ज्यादा ऊबड़ खाबड़ यानी ऊपर नीचे हो रही है, तो ये अनियमित है। सबसे पहला पॉइंट हम यही लिख देंगे कि ये वाली जो परत है वो अनियमित है। क्लियर बात, बहुत अच्छी बात। अनियमित यानी इरेगुलर, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इरेगुलर। तो इंग्लिश अभी नहीं लिख रहे हैं हम, बस समझते चलिए। अनियमित के बाद अगर आप देख रहे होंगे तो इसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। क्षेत्रफल ज्यादा है ना, कंपैरिजन टू अंदर वाली परत, आंतरिक परत के कंपैरिजन में बाहरी वाली परत का क्षेत्रफल ज्यादा है। दूसरा यानी नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो ये हार्ड होती है, कठोर परत होती है ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो कठोर परत है ये बनी किस केमिकल से होती है, बनी किस पदार्थ से होती है? तो उसका नाम है स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से ये वाली परत बनी होती है। इसका महत्वपूर्ण योगदान है आपके बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से बहुत आता है क्वेश्चन। और क्यों आता है ये भी समझ लीजिए। देखिए जो परागकण होता है वो स्पोरोपोलेनिन की वजह से ही अपना अस्तित्व बना रखता है, एक तरीके से कह सकते हैं। ये स्पोरोपोलेनिन का काम यही होता है कि अधिक उच्च ताप, उच्च पीएच, उच्च एंजाइम यानी बहुत खतरनाक एंजाइमों से इसकी रक्षा करता है। यानी उच्च ताप, पीएच, अम्लीय पीएच भी लिख सकते हैं, क्षारीय पीएच भी लिख सकते हैं। अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है। अम्लीय क्षारीय दोनों ही लिख दे रहे हैं, आप ऐसे लिख लीजिएगा जैसे हम लिख रहे हैं ना, लिख लीजिएगा। उच्च ताप, पीएच, अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है, से रक्षा करना इसका पहला काम होता है। और दूसरा अगर काम की बात करें, इस स्पोरोपोलेनिन की बात कर रहे हैं, तो इसका दूसरा काम यही है कि इसमें जो घातक या बोले तो विषैले एंजाइम इसे अपघटित नहीं करते या कर सकते, लिख सकते हैं, कर सकते हैं। मतलब ये है कि इस स्पोरोपोलेनिन की वजह से ये जो परागकण है ये उच्च ताप पर भी सर्वाइव कर जाता है, उच्च पीएच मान, अब वो अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है, वहां पर भी सर्वाइव कर जाता है। और बहुत घातक यानी बहुत विषैले एंजाइम जो कि हमारे इस पॉलिन ग्रेन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे भी ये रक्षा करती है ये वाली परत जो कि बनी होती है स्पोरोपोलेनिन के कारण, अपघटित नहीं होने पाता है। अब आते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है अंताचोल। अंताचोल ये इंटाइन लेयर है यानी आंतरिक लेयर है। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखिए इंटाइन की स्पेलिंग आई से स्टार्ट होगी, ठीक है, ई से नहीं, आई से। अब इसकी पहली बात, जैसे यहाँ अनियमित है तो ये वाली जो आंतरिक लेयर है ये नियमित दिख रही है, तो पहला पॉइंट हम नियमित ही लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट बताइए, नेक्स्ट क्या लिखा है? क्षेत्रफल ज्यादा है, तो इसका क्षेत्रफल तो कम है ना, हम यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कम लिख देंगे, क्षेत्रफल यहाँ पे कम है। नेक्स्ट पॉइंट, ये कठोर है तो ये मुलायम नहीं लिखेंगे, ये वाली जो आंतरिक परत है ये हमारी कठोर नहीं होती है, ये हमारी होती है पतली। कैसी होती है? पतली, थिन लेयर होती है, पतली। इट्स ओके। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है इसी से रिलेटेड कि किस परत यानी किस चीज से बनी होती है, तो पेक्टिन और सेलुलोज से बनी होती है। यह लेयर किससे बनी होती है? पेक्टिन और सेलुलोज। मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ पेक्टिन व सेलुलोज,
पेक्टिन व सेलुलोज से बनी होती है ये वाली लेयर। कौन सी? अंतःचोल। तो कुछ इस तरीके से आपको इसके बारे में ध्यान में रखना है। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट स्पोरोपोलिन वाला है कि उच्च ताप पर यह सर्वाइव करवा देता है। बायोचोल जो इसका बना होता है वो स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ से बना होता है। ये बहुत वेटेज रखता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आइए इसके बाद का जो टॉपिक है उसको समझ लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नर युग्मकोद्भिद का विकास। नर युग्मकोद्भिद का विकास, इसको समझते हैं। देखिए, ये जो हमारा शब्द आया है, इस शब्द को हम जानते हैं पर ये नया है आपके लिए। इसी को नर युग्मकोद्भिद को ही हम दो नाम हम दे चुके हैं पहले भी। पहला नाम लघु बीजाणु, दूसरा नाम परागकण। तो बस उसी का विकास होने जा रहा है नर युग्मकोद्भिद का विकास। आपका विकास होगा जब आप करेंगे इसकी पढ़ाई तब। तो देखिए कैसे होता है नर युग्मकोद्भिद का विकास, ये समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक ये परागकण होता है, जो कि अभी हमने पीछे पढ़ा है कि ये हमारे पास इस तरीके से परागकण होता है। अब हम जानते हैं कि ये जो परागकण है ये हमारा अपरिपक्व है। अपरिपक्व परागकण है। अब इस अपरिपक्व परागकण में ये जो हमारा केंद्रक है इसका क्या होता है? असमान केंद्रक विभाजन हो जाता है। इसी केंद्रक का क्या हो जाता है? असमान विभाजन। अब कौन सा विभाजन होगा? तो केंद्रक का केवल विभाजन होगा। तो हमारे पास ये बना देते हैं, कुछ इस तरीके से हमने बनाया, ये लेयर बना दी और इधर ये छोटा, इधर ये बड़ा। तो दो केंद्रक हमारे पास बन गए। इस केंद्रक का नाम अलग होगा, इस केंद्रक का नाम अलग होगा। जो बड़ा केंद्रक है उसके पास खाद्य पदार्थ होता है। इससे याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं कायिक केंद्रक। इट्स ओके। और इस वाले केंद्रक का नाम होता है जनक, ये जनन केंद्रक। इंग्लिश में हम दोनों को बोलते हैं, इसको बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस और इसको बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अब क्या होता है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि कायिक केंद्रक ये लार्ज होता है। सबसे पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं। लार्ज के साथ साथ इसमें खाद्य पदार्थ होता है जो कि इस परागकण को भोजन देता है जब बाहर जाता है। जब ये परिपक्व होता रहता है तब इसको भोजन कौन देती है? टेपेटम वाली लेयर। बहुत बढ़िया, याद है आप लोगों को। तो खाद्य पदार्थ संग्रहित होता है यहाँ पर, ठीक है। और इसका ये भी काम होता है कि बाहरी जो आउटर लेयर्स हैं, लेयर यानी परत का निर्माण, लेयर फॉर्मेशन, इसका वर्क होता है। अब जनक केंद्रक का जनक नाम है तो इसका काम होगा जनन में सहायक। तो कुछ इस तरीके से ये होता है। अब क्या होता है, इस जनक केंद्रक में आगे क्या होता है, जब इसमें विभेदीकरण होता है, क्या? विभेदीकरण। जब विभेदीकरण होता है इस जनक केंद्रक में, तो यहाँ पर जो जर्म लेयर बनी होती है, जो जर्म पोर बनी होती है, ये कुछ इस तरीके से बन जाती है। और ये जो हमारा है, यहाँ पे ये हमारा खाद्य वाला और ये हमारा जनक केंद्रक। अब ये जो जनक केंद्रक है इसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के पश्चात ये दो हमारे केंद्रक बन जाते हैं। तो इस केंद्रक का नाम अलग है, इस केंद्रक का नाम अलग है। पहले केंद्रक का नाम है नर केंद्रक 1 और इसका नाम है नर केंद्रक 2। तो 1 और 2 के नाम से हम इनको डिवाइड कर देते हैं। पहला ये, दूसरा ये। अब इनके तरफ हमारी एक कोशिका भी बन जाती है, केंद्रक के साथ साथ हमारे लेयर भी बन जाती है। तो ये केंद्रक के साथ कोशिका कहलाने लगती है। और फिर जब ये हमारे पास पराग नलिका बनती है, इसका नाम क्या होता है? पराग नलिका। अच्छा, ये वाली जो क्रिया होती है ये कब होगी?
परागण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी होगी, तभी हमारे पास ये वाली लेयर यानी ये वाली स्टेज आएगी। जब ये दोनों आगे जा करके उस बीजांड को निषेचित करेंगे, बीजांड में उपस्थित जो अंड कोशिका है उसको निषेचित करेंगे। ये अभी आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, आपने हाई स्कूल में तो पढ़ा होगा ना निषेचन कैसे होता है, तो बस उसको हम डीप लेवल पर अभी पढ़ेंगे अगले आने वाले लेक्चर्स में। तो अब यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, नर युग्मकोद्भिद यानी परागकण यानी लघु बीजाणु। अब ये अपरिपक्व स्टेज में होता है, जब हमने आपको अभी पहले इसके बताया था इसका स्ट्रक्चर। इसके केंद्रक में असमान विभाजन होता है। असमान विभाजन से एक केंद्रक जो कि परिधि स्थिति के परिधि साइड पर चला जाता है, और एक केंद्रक जो कि लार्ज होता है और उसका नाम हमारा कायिक केंद्रक हो जाता है। लार्ज है, इसमें खाद्य पदार्थ संग्रहित होता है। ये लेयर फॉर्मेशन का भी काम करता है। और ये जो हमारे जनन केंद्रक है, जनन केंद्रक का काम होता है जनन में सहायक करना। अब जनन केंद्रक में जब विभेदीकरण होता है, विभेदीकरण के पश्चात जब यहाँ पर परागण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, परागण की प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी, परागण की प्रक्रिया के पश्चात हमारे पास जब फॉर्मेशन होगा किसका, पराग नलिका का। तो जब पराग नलिका बनेगी तो पराग नलिका में से ये दोनों जो हमारे केंद्रक बने हुए हैं, ये वाला जो केंद्रक है जनक केंद्रक, ये जनक केंद्रक आएगा नीचे और ये इसमें समसूत्री विभाजन हो जाएगा और दो कोशिकाएं बना लेगा, जनक कोशिका 1 और जनक कोशिका 2, यानी नर केंद्रक 1 और नर केंद्रक 2। तो किस इस तरीके से आगे जाकर के निषेचन की प्रक्रिया करेगा और आगे हमारी बात चलती रहेगी। तो आइए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, परागकण के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु। अब इन संबंध की आपको मतलब ये वाला जो टॉपिक है इसकी आपको पिक्चर यहाँ पे दिख रही होगी आपकी स्क्रीन पर, हम यहाँ से पढ़ देते हैं और बस इसको समझना है, केवल सुन लेना है बस, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आता है क्वेश्चन की परागकण के अनुप्रयोग बताइए कहाँ कहाँ यूज होता है, तो बस ऐसे ही आपको बता देना जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। बाकी हम एक बार पढ़ के दिखा देते हैं। देखिए पहला लिखा है कि जो पोलन टैबलेट होके पोलन टैबलेट्स के रूप में यूज होता है, खिलाड़ियों द्वारा ये उपयोग होता है। और धावक यानी घोड़े जब रेस करते हैं तो उसमें इस टैब यानी इस टैबलेट का, पोलन टैबलेट का यूज करा दिया जाता है, उसको खिला दिया जाता है, जिससे उनके जो विल पावर होती है, विल पावर वो बढ़ जाती है। ठीक, क्लियर। और यहाँ पे लिखा होगा प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स, यानी इस पोलन ट्यूब में इस पोलन टैबलेट्स में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। अब नेक्स्ट लिखा है दूसरा पॉइंट, पोलन एलर्जी। पोलन एलर्जी में पहला पॉइंट आपको लिखा होगा अस्थमा यानी दमा। ये कौन सी घास से होता है, कौन सी घास या कौन से घास के परागकणों के द्वारा होता है, तो पार्थेनियम, गाजर घास जिसको कहते हैं, उससे हमारे पास ये पोलन एलर्जी होती है। इससे अस्थमा रोग हो सकता है, दमा रोग हो सकता है, श्वसनी शोथ भी हो सकता है। इन सारे रोगों के बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। नेक्स्ट हमारा आता है तीसरा पॉइंट, पोलन वेबिलिटी, यानी परागकण के अंकुरण की क्षमता। परागकण के अंकुरण की क्षमता यानी जब परागकण अंकुरित हो जाता है, परागनलिका का फॉर्मेशन हो जाता है, तो टेम्परेचर और आर्द्रता के संबंध में यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे समझिएगा कि ये परागकण के अंकुरण की क्षमता कितने समय तक रहती है। पहला अगर गेहूं में बात करें तो 30 मिनट तक की क्षमता होती है, और दूसरा रोजेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में। सोलेनेसी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, मकोई है ना, हाँ। तो उसकी होती है लगभग 1 दिन से 1 महीने तक उसकी क्षमता होती है, किसकी, परागकण के अंकुरण की क्षमता। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो यहीं पर आपको समझा देते हैं, परागकोश का स्फुटन। अगर आप अपने स्क्रीन पर इस टॉपिक का पिक्चर देख पा रहे होंगे, ठीक है, देख पा रहे होंगे। अब देखिए इस स्ट्रक्चर में आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि बना ही देते हैं, इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब यहाँ पर बहुत सारे परागकण बन रहे हैं। अब एक समय इतना आ जाएगा कि बनते बनते ये वाली जो कोशिकाएं हैं, ये वाली जो लेयर है, ये बस्ट हो जाएगी। बस्ट का मतलब समझते हैं, फूट जाएगी, स्फुटन हो जाएगा इसका भी और इसका भी। और यहाँ से ये वाली लेयर जाएगी, ये लेयर जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका स्फुटन हो जाता है। आप अपने एनसीईआरटी में देख सकते हैं, कुछ ऐसा ही डायग्राम बना होगा। इसकी जो 3 लेयर हैं, ये तो इनमें से हमारे पास एपिडर्मिस, एंडोथीसियम ये वाली उपस्थित होती हैं। एपिडर्मिस
और एंडोथीसियम, ये दोनों लेयर उपस्थित होती हैं। और अंदर वाली जो लेयर है टेपेटम और मिडल लेयर और टेपेटम, ये दोनों हमारी अनुपस्थित हो जाती हैं, यानी यही वाली लेयर हमारी टूट जाती हैं। इनका ही लेयर का स्फुटन हो जाता है। बस इस टॉपिक में इतना ही है। और पराकण के संबंध में जो भी हमने महत्वपूर्ण बिंदु बताए आपको समझ में आ गए होंगे, आशा करते हैं। अच्छा, अब हम बता भी देते हैं कि हमारा जो चैप्टर है वो कहाँ तक हो चुका है। हमने अभी तक परागकण के बारे में बहुत ही डीप अध्ययन कर लिया है। और परागकण यानी एक तरीके से समझ लीजिए कि हमको शादी करानी है, तो शादी कराने के लिए कौन कौन से आवश्यक अंग होते हैं। आवश्यक अंग हमने बताया था पुष्प के आवश्यक अंग दो, एक होता है जयांग और एक होता है पुमंग। तो पुमंग को हमने रेडी कर लिया है शादी के लिए। अब हम चलेंगे जयांग को रेडी करने शादी के लिए। जब ये दोनों हमारे तैयार हो जाएंगे, हाँ भर देंगे, तब हम इनकी शादी करा देंगे। और उसके बाद जो हमारा होगा वैवाहिक जीवन किसका, इस पुष्प का, तो बस उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के साथ साथ लास्ट में टॉपिक आएगा महत्वपूर्ण परिभाषाओं का। फिर उसके बाद ये चैप्टर धुआं हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और लास्ट तक जुड़े रहिए, एंड तक देखते रहिए वीडियो को। और इस चैप्टर को हमारे साथ ही और अभी जो लेक्चर्स आ रहे हैं इनको देखते रहिए बेहतरीन तरीके से। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपको उस प्रॉब्लम को दूर करने में संपूर्ण कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं हम जल्दी आपसे लेक्चर नंबर 3 में, जिसके बारे में हम बात करेंगे वो लेक्चर नंबर 3 में ही बताएंगे। बाकी अभी तक जो हमने आपको पढ़ाया उसका अच्छे से रिवीजन करके रखिए और अच्छे से नोट्स बना के रखिए। बस इतना से कर दिए, बाकी बायोलॉजी की अब टेंशन आपको नहीं लेनी है। तो मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय।